तो हेलो एनिमे फैंस, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है इवोल्यूशन ऑफ डिवाइन ट्री के चैप्टर 279 में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियो वेनस प्लेनेट पर आ जाता है और वो उस क्रिएचर को मारने लगता है। तो चलिए आगे देखते हैं। जियो उस क्रिएचर को एक मुक्का मार के बहुत ही दूर पटक देता है। जियो अपनी एक अलग ही फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हम इस फॉर्म को बेस्ट फॉर्म कहेंगे। जियो गुस्से में उस क्रिएचर के ऊपर कई सारे अटैक करने लगता है। कई सारे अटैक करने के बाद जियो उस क्रिएचर के मुंह को अपने क्लॉज में पकड़ लेता है और अपने हाथों से उसके पैर तोड़ने लगता है। वो उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। उसकी वजह से वो क्रिएचर बहुत ही जोर जोरों से चिल्लाने लगता है। वो क्रिएचर कहने लगता है, तुम कमीने कहीं के, तुम अपने आप को डिवाइन ट्री कहते हो और ये तुम कैसी चीजें कर रहे हो। तुम एक डीमन हो, तुम डीमोनिक ट्री हो, तुम कोई डिवाइन ट्री नहीं हो। जो गुस्से में कहने लगता है, तुमने मेरे सबऑर्डिनेट्स का जो हाल किया है उससे तुम्हारा हाल कंपैरिजन किया जाए तो तुम बहुत ही अच्छे शेप में हो। ये कहने के बाद जियो उस क्रिएचर के अंदर अपने रूट से कई सारे होल कर देता है, जिससे वो क्रिएचर बहुत ही दर्द में चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो चिल्लाना भी बंद कर देता है। जियो उसे वापस से जमीन पर पटक देता है। उसके मुंह को पकड़ते हुए जियो कहने लगता है, बताओ वो जाइगेंटिक रेड आई जो मून पर अपीयर हुई थी उसका और तुम्हारा क्या रिलेशन है। अर्थ पर अटैक करने का तुम्हारा क्या ऑब्जेक्टिव है, तुम करना क्या चाहते हो। वो क्रिएचर कहने लगता है तुम हमारे ग्रेट एम्परर से मिल चुके हो और वो पागलों की तरह हंसने लगता है। जियो को उसकी हंसी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो उसे वापस से पकड़कर पटक देता है। वो क्रिएचर हंसते हुए कहने लगता है, तुमने गजेट को मारा जो कि एम्परर का चेस पीस था। एम्परर ने उसे अर्थ पर छोड़ा था पर तुमने उसे मार दिया। इसकी वजह से एम्परर बहुत ही गुस्से में है। एम्परर आउटर यूनिवर्स के एंड से बहुत ही तेजी से यहाँ आ रहा है। जल्द ही एम्परर यहाँ पर पहुंच जाएगा। जब एम्परर यहाँ पर पहुंच जाएगा वो तुम्हारी लाइफ को हेल बना कर रख देगा। एम्परर तुम्हारे एग्जिस्टेंस को ही मिटा देगा। तुम अब सुकून से जी भी नहीं पाओगे। जियो उसकी बकवास सुनने के बाद उसके ऊपर एक और अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर पूरी तरह से मर जाता है। उस अटैक की पावर इतनी होती है कि वहां पर एक बहुत ही बड़ी कैन्यन बन जाती है। जियो वेसल से कहने लगता है, ये जिस ग्रेट एम्परर की बात कर रहा था क्या वो वही थ्रेट है जिसके बारे में तुमने मुझे पहले वार्न किया था। मुझे बताओ ह्यूमैनिटी के गार्डियन, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें क्या करूंगा ये मुझे भी नहीं पता। वेसल पहले तो कुछ भी नहीं कहती पर वो थोड़ी देर बाद कहने लगती, हाँ तुमने सही गेस किया। जियो कहने लगता है, और ये गजेट कौन है। मैं ऐसे किसी को भी नहीं जानता जिसका कि नाम गजेट हो और मैंने उसे मारा हो। वेसल कहने लगते, गजेट डार्कनेस का नाम है। ये सुनने के बाद जियो बहुत ही शॉक हो जाता है। वेसल अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहने लगते, मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है पर हमें इस जगह को छोड़कर वापस जाना चाहिए। मैं वापस जाने पर तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। जियो मानने के लिए राजी तो नहीं होता पर वो मान जाता है। पर तभी साइड में उस क्रिएचर की बॉडी से कोई क्रिस्टल निकलने लगता है। जियो उस क्रिस्टल को देखते हुए वेसल से पूछने लगता है, क्या तुम्हें इस चीज के बारे में पता है। वेसल कहने लगती है, हाँ मुझे इस चीज के बारे में पता है। ये एक स्टार कोर है। ये एक एडवांस स्टार कोर है जो कि प्लेनेट की एनर्जी से बनता है। अगर ये कोर एक और बार इवॉल्व हो जाए तो ये वर्ल्ड हार्ट बन सकता है। वर्ल्ड हार्ट बनने के बाद ये कोर एक एंटायर प्लेनेट को पूरी तरह से सपोर्ट कर सकता है। लगता है इस स्टार कोर की पावर की मदद से ही ये क्रिएचर यहाँ पर आया होगा। जो उस स्टार कोर को देखते हुए कहने लगता है, मुझे लगा नहीं था कि मैं अपने रिवेंज के साथ साथ इतने अच्छे ट्रेजर को पा पाऊंगा। वैसे आगे कहने लगते हैं, ये सिर्फ एक ऐसा ट्रेजर नहीं है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी है। एक फॉर्मेशन बनाने के लिए कोर मटेरियल है। तुम इस बार वाकई में बहुत ही लकी थे। तो अब हमारा यहाँ का काम खत्म हो चुका है, क्या हम वापस जा सकते हैं। जो कहने लगता है, तो चलो हम वापस चलते हैं। और वो वहां से जाने लगते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर मिस्टी माउंटेन पर आ जाता है। हमें वहां पर जियो की हीलिंग रूट को दिखाया जाता है। वहीं पर हमें एप किंग की बॉडी को दिखाया जाता है जिसे की हील किया जा रहा होता है। उसके सामने ही गोल्डन मंकी बैठा हुआ होता है। पीछे वाइल्ड बोर और हनी बैजर गोल्डन मंकी को ही देखने लगते हैं। हनी बैजर कहने लगता है, ये कितनी देर तक यहाँ पर ही बैठने वाला है। गोल्डन मंकी अपने पास्ट को याद करने लगता है, तब वो कितना पावरलेस था। ह्यूमंस और मिस्टर माउंटेन के साथ जो बैटल हुई थी उसके अंदर भी वो बहुत ही इंजर्ड हो गया था और इस बैटल में भी वो अपने किंग को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। उल्टा उसके किंग ने ही उसे बचाने के लिए सैक्रिफाइस कर दिया। तभी उनके पीछे से कोई आने लगता है। वो और कोई नहीं जियो होता है। अपनी ड्रूइड फॉर्म में आ जाता है। जियो वहां पर उस क्रिएचर के सिर को फेंकते हुए कहने लगता है, वो कहने लगता है, मैंने तुम्हारी ट्राइब के लिए रिवेंज ले लिया है।
जियो आगे कहने लगता है, इस वॉर में हमें कई सारी कैजुअलिटीज को झेलना पड़ा, पर ये तुम्हारा बिल्कुल भी फॉल्ट नहीं है। अगर वाइट एप की बात की जाए तो वो एक किंग है और किंग का काम ही होता है कि उसके पीपल को प्रोटेक्ट करना। गोल्डन मंकी किंग की सील को पकड़ते हुए बहुत इमोशनल लेस आवाज में कहने लगता है, किंग ने अपनी आंखें बंद करने से पहले मुझे अपनी सील को दिया था। किंग सील ये एक किंग का मार्क है, ये एक सिंबल है जो कि उस ट्राइब के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट व्यक्ति को दिया जाता है। पर मेरी करंट हालत देखी जाए तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसे अभी के लिए कैरी नहीं कर सकता। उसकी बात सुनने के बाद वाइल्ड बोर और हनी बैजर भी इमोशनल होने लगते हैं। तभी गोल्डन मंकी उठकर कहीं पर जाने लगता है। वो उस क्रिएचर के हेड की तरफ बढ़ने लगता है। उस क्रिएचर के हेड के पास पहुंचने के बाद वो अपने माथे को उसके सिर पर पटकने लगता है। गोल्डन मंकी अपने सिर से खून निकलने तक अपने सिर को उसके ऊपर पटकने लगता है। आखिरकार रुक ही जाता है। वो कहने लगता है, मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनूंगा, मैं सभी ट्राइबल किंग से सबसे पावरफुल किंग बनकर दिखाऊंगा। और वो वहां से जाने लगता है। वाइल्ड बोर और हनी बैजर भी उसे फॉलो करने लगते हैं। जियो उसे जाता हुआ देख कहने लगता है, इस इंसिडेंट के बाद गोल्डन मंकी बहुत ही पावरफुल बन सकता है। ये कहने के बाद जियो अपनी मेन बॉडी में वापस आ जाता है। हमें उसके सामने वेसल को दिखाया जाता है। वो वेसल से कहने लगता है, तो अब बोलो कि तुम क्या मुझे सब कुछ बताने वाली हो या नहीं। वेसल कहने लगते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। ये सुनते ही जियो उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जियो कहने लगता है, अगर तुम मुझे कुछ भी नहीं बताना चाहती तो तुम्हारा यहाँ जिंदा रहने का कोई भी फायदा नहीं है। तुम्हें उन लोगों के नाम भी पता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें उनके बारे में पता नहीं है। वेसल जियो के थ्रेट को सुनने के बाद बिल्कुल भी नहीं डरती। वेसल जियो के सवाल का बहुत ही शांति से जवाब देने लगती है। वो कहने लगती है, हमारे पास फ्यूचर में देखने की एबिलिटी है, हम फ्यूचर में देख सकते हैं, इसी वजह से हमारे पास तुमसे थोड़ी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, पर वो उतनी भी ज्यादा नहीं है। जियो उसकी बात को पकड़ते हुए कहने लगता है, ये तुम एग्जैक्टली कौन हो और तुम लोगों की रियल आइडेंटिटी क्या है। तभी वेसल के पीछे हमें एक फैंटम इमेज को दिखाया जाता है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था। जब वेसल ने जियो को वार्न किया था, वो फैंटम इमेज कहने लगते हैं, मैं तो सिर्फ एक स्पिरिट हूँ जो कि अभी के लिए इस गर्ल को पजेस कर रहा है। हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि ग्रेट एम्परर इस जगह पर क्यों अटैक करना चाहे, पर अभी की तुम्हारे प्लेनेट की तो तुम्हारी बैटल स्ट्रेंथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सिर्फ मिस्टी माउंटेन ही उस बैटल में थोड़ा बहुत टिक सकता है, पर तुम लोग बहुत ही बुरी तरीके से हार जाओगे। तुम लोगों को इस प्लेनेट को और को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो तुम्हें अपनी पावर को बढ़ाना होगा, तुम्हें कई सारे अलाइज को पाना होगा। जियो कहने लगता है, अर्थ की हालत को देखा जाए तो एक पावरफुल आर्मी को एक साल में बनाना बहुत ही मुश्किल है, ये इम्पॉसिबल है, ये करना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि हम दूसरे प्लेनेट से मदद मिलती है क्या नहीं, ये देख सकते हैं। वेसल उसे कहने लगते हैं, तुम्हारी एबिलिटीज को देखा जाए तो ये काम तुम्हारे लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। तभी जियो अचानक से गुस्से में कहने लगता है, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए। मुझे अभी भी तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता कि तुम मेरी एक अलाई हो या एनिमी हो। जियो की बात सुनने के बाद वेसल कहने लगते हैं, हम लोग किसी के भी अलाई या एनिमी नहीं है। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो हम यहीं पर बैटल कर सकते हैं। अगर हम बैटल कर भी ले फिर भी ग्रेट एम्परर अपने आना कैंसिल नहीं करेगा, वो बहुत ही तेजी से इस तरफ आ रहा है। जियो अपनी पहली बात को छोड़कर उसे कहने लगता है, तुम मुझे बताओ तुमने फ्यूचर में इस प्लेनेट की क्या हालत देखी। वेसल कहने लगते हैं, फ्यूचर बहुत ही खतरनाक था, ये पूरा प्लेनेट टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया था। वेसल अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहने लगते हैं, ये बात याद रखना कि तुम्हारे पास सिर्फ एक साल ही बचा है। एम्परर बहुत ही तेजी से अपनी आर्मी के साथ इस प्लेनेट की ओर बढ़ रहा है और मुझे अभी के लिए जाना होगा। कई सारी चीजें हैं जो मुझे करनी ही होंगी, पर मैं तुम्हें एक और बार ढूंढने के लिए जरूर आऊंगी। और ये कहकर वेसल एक पोर्टल को ओपन कर देती है और वो वहां से जाने लगते हैं। जियो उसे बिल्कुल भी नहीं रोकता। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर मून पर आ जाता है। जियो वर्ल्ड में से मून पर आ जाता है। लॉरियल जियो को आता हुआ देख कहने लगता है, मास्टर तो आप आ ही गए। पर जियो को लॉरियल की बात ही नहीं सुनाई देती। लॉरियल जियो को देखते हुए कहने लगता है, मास्टर इतनी जल्दी में क्यों है, क्या कुछ हुआ है। तभी हमारा सीन मून पर एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर कई सारी बिल्डिंग्स को बनाया गया है। हमें उस जगह के बारे में बताया जाता है। उस जगह का नाम मून बेस है। इस जगह को कंस्ट्रक्ट करने के बाद मिस्ट माउंटेन के जितने भी रिसर्चर्स थे यहाँ आ चुके हैं। तभी हमें एक जगह पर मैग्नेटिक किंग को दिखाया जाता है। वो किसी को कहने लगता है, तो अब तुम शुरू कर सकते हो। मैग्नेटिक किंग की परमिशन मिलते ही वो साइंटिस्ट एक मशीन को शुरू कर देते हैं जो कि डायमेंशनल पोर्टल बनाने की होती है। मैग्नेटिक किंग अपनी मैग्नेटिक फील्ड से एक डायमेंशनल पोर्टल बनाने लगता है और वो फाइनली एक पोर्टल बना देते हैं